ट्रांसमिटेड लाइट, इसको दिखा आई से, इसको दिखा रहे हम लोग आई डे से, किसे दिखा रहे, और इसको दिखा रहे हम लोग आई नोट से, किसे दिखा रहे। अगर ये आई नोट है तो ये आई नोट अपॉन 2 होगा, सोच लें 1 और 2, उसको तो रोक लिया ना, 2 में से केवल एक ही पास हुआ ना, तो इधर 4 है तो इधर 2 है, 100% तो 50% पास हुआ है। अब जो बाहर की तरफ लाइट निकली वो कौन सी भैया, आई है। अब ये क्या नियम क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। निर्गत प्रकाश की तीव्रता किससे किससे निकला लाइट, है ना। लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू एनालाइजर will be proportional to angle between axis of polarizer and analyzer। इसका क्या करना है, cos square theta का लेना है, क्या करना है, transmitted light through analyzer will be proportional to, है ना, cosine square of cosine angle between polarizer axis and analyzer axis। फिर से बोलो इंग्लिश में, सुनना आप निकल लो ना। अरे ये नहीं हाँ सर, इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो, ध्यान से सुनो। जब ध्रुवित प्रकाश, या भी नहीं बोलो, जब अध्रुवित प्रकाश, मेरे साथ बोलते रहो, जब ध्रुवक तथा विश्लेषक से पारगमित होता है, ध्रुवक तथा विश्लेषक से पारगमित होता है, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता या फिर पारगमित प्रकाश की तीव्रता, है ना। ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के मध्य बनने वाले कोण के ऊर्जा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब तुम सेट करो, तुम्हें सिखा रहा हूँ, है ना। आप ही भूल गए, मैंने बोला, मेरे को याद है, 1 नंबर नहीं कटेगा मेरा। फिर से बोलता हूँ, चलो इससे सेट किया माइंड में, इसलिए मेरे पर ब्लैंक लगा रहा था, वैसे जनता है। जब अद्वैत प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक से पारगमित होता है, तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के अक्षों के मध्य बनने वाले कोण के ऊर्जा के समझ में आ गया। अब सेट करो मैडम, इंग्लिश मीडियम चालू करो फटाफट से। When unpolarized light passing through polarizer and analyzer, then intensity of transmitted light will be proportional to angle between optical axis of polarizer and analyzer। सॉरी, इसमें आ रहा है proportional to cosine angle between, है ना, square of cosine angle between, ऐसा चाहिए, square of cosine angle between polarizer and analyzer। फिर से एक बार इंग्लिश मीडियम तुम्हारे को सेट करना पड़ेगा। When unpolarized light pass through polarizer and then intensity of transmitted light will be proportional to square of cosine angle between polarizer optical axis and analyzer optical axis। बोलो क्लियर है, चलोगे? तुम सेट करो, हिंदी मीडियम चालू हो जाओ। जब अद्भुत प्रकाश, अरे सीरियस अभी याद करा दूंगा, बाद में रहोगे तुम, अभी तो मेरे साथ लैंग्वेज सेट हो जाएगी। जब अद्भुत प्रकाश पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता
ऊपर और विश्लेषण के मध्य बनने वाले कोण की ऊर्जा के वर्ग के समानुपाती होता है। खत्म। 1.5 नंबर पक्का। इंग्लिश मीडियम चलो जाओ। वेल पोलराइज लाइट polarization and then intensity of transmitted light will be proportional to square of cosine angle between optical axis of polarization and बोलो क्लियर है क्या? मैन में डेफिनेशन हटो। कोण के ऊर्जा के वर्ग और इंग्लिश बोलेंगे स्क्वायर ऑफ कोसाइन एंगल बिटवीन बोथ एक्सिस। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं इसको साइन हटाता हूं कांस्टेंट निकल के आएगा। क्या कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा? आई नॉट cos स्क्वायर फाई, क्योंकि मैक्सिमम कितना जा सकता है? आई नॉट ही तो जा सकता है। मैंने गड़बड़ कर दी। आई नॉट का आइडिया से देखना, आई नोट ये सब इधर आइडिया से इधर आई नॉट है। चेक 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 चेक। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं चमकेगा। ठीक है, हाँ भाई, इसका मतलब पता चल गया, इसका मतलब पता चल गया और इसका मतलब पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब अगर फाई का वैल्यू क्या कर दूं? 0। फाई का वैल्यू क्या कर दूं? 0। तो फाई का वैल्यू 0 करने पर मैक्सिमम आएगा। देखो दोनों एक्सिस 0 पे आ गया, मैक्सिमम लाइट पास हो। फिजिकल कंडीशन से फार्मूला पड़ेगा और अपने से फिजिकल कंडीशन नहीं पड़ेगी। फाई का वैल्यू क्या कर दिया? 0। cos फाई का वैल्यू क्या? फाई कर देना, ऊपर फाई कर दिया, थीटा को थीटा कर दे। cos फाई का वैल्यू क्या हो गया? 1। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? i बराबर क्या हो जाएगा? i नॉट 1 का स्क्वायर, फिर से i बराबर क्या हो जाएगा? i नॉट। तो मैक्सिमम लाइट आएगी इस कंडीशन में। ठीक है, अब अगर मिनिमम की बात करनी है तो कैसे करेगा? i बराबर क्या कर दे? और cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चा? तो i बराबर क्या हो जाएगा? i नॉट इनटू, तो i बराबर क्या हो जाएगा? ये होगी मिनिमम, ये होगी मिनिमम। चैप्टर क्लोज। अब आगे देखो फटाफट से, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एटम। ये जो लाइट ऐसे जा रही थी वो आया कौन सा एटम? क्या अरे लेफ्ट चैप्टर बाकी है सर, ये भी किसके अंदर 11 लेंगे अपन तो। हां 11 लेंगे। 11 लो ना, एटम का आ गया। तुम्हारे 11 चलाएंगे। उधर भी 11 था ना, इधर भी 11 चलाएंगे। हाँ बोलो बोलो। क्या? ये समतल ध्रुव तथा ध्रुवित प्रकाश। हाँ ये समझा दिया, यही समझा रहा घुमा घुमा के, कैसे घुमाना और क्या समझा रहा। ठीक है, किसमें पढ़ा रहे किसको? अंदर आके गया तुमको पढ़ा देगा? मैंने सर बोला से 10 हो गए। नहीं नहीं पाया था। ऊपर पढ़ा रहे सर। ठीक है, तो तुम जाओ। जल्दी करने रहेगा, 12 मिनट बात करेगा। हाँ भाई, एक मिनट हाँ बोल, वो छोड़ दे। अब वो पूरा लॉजिक, वो केवल मेरी बात सुन। अगर लाइट, हम केवल रे की बात करें, केवल एक सिंगल रे की बात हो रही है। अगर सिंगल रे की बात करें, किसी इलेक्ट्रॉन से एक रे निकलेगी, अनंत रे, इन्फिनिट रे निकलेगी। तो सिंगल रे के अंदर दोनों कंपोनेंट मौजूद होंगे और यहाँ चारों तरफ रेज निकल रहे, तो सबके सारे के सारे कंपोनेंट मौजूद है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी हो सकता है। ऐसी चर्चा चल रही है। आपने वो लगाया तो एक वेक्टर बंद हो गया। हाँ, एक वेक्टर बंद हो गया, एक बंद कैसे हो गया? वो तो देखो ना, वाइब्रेशन ये वाला है, दूसरा ये वाला वाइब्रेशन है, केवल ये वाइब्रेशन पास कर रहा है, ये जो नहीं कर रहा उसका क्या होगा? बस वही रुक जाएगा। उसका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, सही कह रहा है, और उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। उधर अंधेरा होगा, उधर तीव्रता में इंटेंसिटी में कमी आएगी, इधर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। चश्मे के बाहर इंटेंसिटी और चश्मे के अंदर इंटेंसिटी कम, दैट इज ये फिनोमेनन। ठीक है, अब सुनो भाई, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर। सुनना है, केवल 5-10 मिनट की चर्चा करूंगा ताकि मैं इसके इंट्रोडक्शन में नहीं फंसूं, मैं आके सोमवार से सीधा आगे स्टार्ट करूं। देख भाई, जो तू ये जोन झेल रहा है ना, जिस जोन में अभी तू बैठा, भूखा पैसा सुबह का
खाया नहीं खाया, बिना मन के बैठा हुआ है। ये हर साल हर विद्यार्थी बैठता है, तो पहला नहीं है, और इससे भी बुरी स्थिति करते हैं उनकी। ठीक है, इस समय मैं यूँ मान लें कि 14 चैप्टर मेरा अधूरा रहता है और 6, 7, 8 मतलब 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां 4 चैप्टर पढ़ाने होते हैं, 5 से 6 चैप्टर। अभी फिर भी तुम कंफर्ट जोन के अंदर। अब सुनो कान खोल के, अगला जो चैप्टर है वो ड्यूअल नेचर का है। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? रेडिएशन एंड मैटर वेव। क्या नाम है? विकिरण तथा द्रव्य तरंगे। विकिरण तथा द्रव्य तरंगे। तो द्रव्य का लेना देना पदार्थ के साथ में, पदार्थ के साथ में, द्रव्यमान के साथ में है। ठीक है, यानी कोई मैटर या पदार्थ भी क्या पैदा कर सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कर सकता है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। सही है। लाइट तो फोर्स जो है वो तो पैदा करता ही है। अगर जैसे कोई पार्टिकल चलेगा तो वो भी अपने अंदर से क्या पैदा करेगा? वेव पैदा करेगा। तो थोड़ी सी वो स्टार्टिंग पोर्शन देखना अपने को, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। अच्छा, नोट्स तो भेजे नहीं अभी मैंने ना। तो कुछ साइंटिस्ट आए थे, सबसे पहले हाइगेंस साहब है, ध्यान से सुन लेना, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, 5-1 मिनट की चर्चा और मैं समझता हूँ तेरी स्थिति और तो मेरी भी समझ। सीन ये है कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि न्यूटन ने लाइट को क्या माना था? पार्टिकल, कण माना था। सब कुछ में आ रहा है। उसके बाद अगला साइंटिस्ट कौन था? हाइगेंस साहब। अच्छा, न्यूटन ने किस किस की व्याख्या की थी? परावर्तन, अपवर्तन जैसी 2 घटनाओं की, यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को समझा, जिसमें हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए। ठीक है। इसके बाद अगला साइंटिस्ट कौन आता है? हाइगेंस। और हाइगेंस साहब उससे एडवांस थे, उन्होंने किसकी व्याख्या की? हाइगेंस 100 नहीं, इधर देखते हैं। हाइगेंस साहब है और हाइगेंस ने किसकी व्याख्या की? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। बोलो, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। इंग्लिश मीडियम, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये 5 चीजें उन्होंने बताई। चैप्टर में 5 चीज आती है, 5 चैप्टर के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? मगर साहब आगे जाकर के हाइगेंस के प्रिंसिपल भी फेल हो गए। किसको समझाने में? क्रॉम्पटन प्रभाव। क्या? क्रॉम्पटन इफेक्ट। मैं नहीं समझाऊंगा ये क्या है, ना मुझे आता है, आगे जाकर के फर्दर स्टडी होती है हाई लेवल पे। क्रॉम्पटन इफेक्ट और एक इफेक्ट है रमन इफेक्ट। नाम सुने? रमन प्रभाव, सीवी रमन साहब के नाम पर है। ठीक है साहब, वो भी मुझे नहीं आता है। समुद्र रंग नीला क्यों दिखाई देता है, वो वही इफेक्ट समझाता है। ठीक है, रमन इफेक्ट, वो भी नहीं समझाया जा सका। तीसरा और वन इफेक्ट जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तुमने 11th क्लास में पढ़ा था आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब प्रकाश किसी मेटल पर, धातु की पृष्ठ पर आपतित होती है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है? उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो सतह से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इसको किससे समझाता था सर? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो किन 3 चीजों को समझाने सफलता? पहला क्रॉम्पटन, दूसरा और तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्टिंग के दोनों इफेक्ट को नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में किसको पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला 9th चैप्टर का मकसद था तुझे ये समझाना लाइट एक पार्टिकल है। बोलो। 10th चैप्टर का मकसद था तुझे समझाना कि लाइट एक पार्टिकल, वेव भी है। क्या है सर? वेव है। उसने बोला पार्टिकल, इसने बोला वेव। इस चैप्टर का मकसद है कि लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है, दोनों को मान के जो समझाएगा, पहली बार जो थ्योरी देगा उसका नाम होगा प्लांक। क्या नाम होगा? प्लांक साहब ने एक अपना एक लाइट को इन्होंने एनर्जी का पैकेट माना था, बंडल माना। उन्होंने बोला फोटोन। क्या बोला? पहली बार जो साइंटिस्ट था, जो खिलाड़ी था क्वांटम फिजिक्स का, किसका था? और जिन्होंने लाइट को क्या बोला था? सर ये क्या है? फोटोन है। बोलो हाँ या ना? अब जो फोटोन है उसके अंदर लाइट को वेव भी माना है, पार्टिकल भी माना है, और ये बोला है कि जैसे ही ये लाइट टकराएगी किस पर? मेटल सरफेस पर, सॉलिड पर, तो बिहेव करेगी पार्टिकल की तरह। किसकी तरह? मगर जब एक वेव दूसरी वेव के साथ में कोई भी अन्योन्य क्रिया या म्यूचुअल इंटरेक्शन करेगी, तब ये बिहेव करेगी किसकी तरह? वेव की तरह। किसकी तरह? लाइट के साथ में जब भी फिरेगी तो वेव बन के रहेगी, और जैसे सॉलिड पर गिरेगी वो क्या बन जाएगी? पार्टिकल। ठीक है। इस फिनोमेना को किसने लगाया? आइंस्टाइन साहब। किसने लगाया? और आइंस्टाइन उस शख्सियत का नाम है जो कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करता है।
कभी किसी किताब में नहीं पढ़ोगे आइंस्टाइन का प्रयोग, कभी नहीं पढ़ोगे। उसने कभी जीवन में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, खाली पन्ना लेके बैठता है, पेन लेके बैठता है, मैथ्स का खिलाड़ी है, क्वांटम फिजिक्स का खिलाड़ी है, और भेजा तो बहुत आला दर्जे का है। समझ में आई बात? उसने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, केवल मैथ्स के साथ में लॉजिक सेट करता है, मैथ्स से फाइनल आंसर निकालता है, वो जब नेचर पे अप्लाई करता है तो उससे वो रिजल्ट आ रहा है जो रियल में आ रहा है। ये आइंस्टाइन है, समझ गए? इस चैप्टर में आइंस्टाइन ने क्या सिद्ध किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलो जल्दी से? जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी ठोस पर या किसी धातु की सतह पर या मेटल सरफेस पर इंसिडेंट में आपतित होगी तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। किससे? मेटल से। मेटल में तो होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको फ्री कर देगी, लाइट उसको फ्री कर देगी, उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी इफेक्ट को समझाने के लिए आइंस्टाइन सबको क्या मिला था? नोबेल। क्या मिला था? बात समझ में आ गई? पहला नोबेल इनको इसी के लिए मिला था। दूसरा नोबेल मिला था इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन के लिए, जो न्यूक्लियस में आती है अगले चैप्टर के अंदर, मगर उसके लिए इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इसी इक्वेशन के कारण क्या बना था? एटम बम बना था, और उसी एटम बम ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो नगरों को तबाह किया। हालांकि आइंस्टाइन का ऐसा कोई विचार नहीं था, पर इसी थ्योरी पे बना था। फिर इसको नोबेल के लिए बुलाया गया, तो फिर इसने कैंसिल कर दिया। यहूदी था। कौन था? अलग जात होती यहूदी, ईसाई भी नहीं होते वो, और नहीं यहूदी होते हैं वो, और ना तो ईसाई होते हैं ना मुस्लिम होते हैं, यहूदी होते हैं। बड़ा दोनों का इफेक्ट आता है इनका। ये जो लैंग्वेज बोलते हैं हिब्रू बोलते हैं, हिब्रू लैंग्वेज है इनकी, और पुष्कर में इनका एक मंदिर भी है। और सुनना ध्यान से, ये जो यहूदी होते हैं ना, मुझे कंट्री का नाम भूल गया मैं, वहाँ की हर एक लेडीज को आर्मी की ट्रेनिंग दे रखी है, वो नाम भूल गया मैं उस जगह का, हाँ बहुत जगह का नाम भूल गया मैं। हर एक लेडीज को अपने उन्होंने सरकार ने कंपलसरी कर रखा, 18 साल के बाद हर एक लड़की हर एक लड़का कौन सी ट्रेनिंग लेगा? आर्मी की ट्रेनिंग लेगा 2 साल की। हर एक के पास हथियार है घर में। जय श्री राम।